हेलो प्रणाम गोड़ लगतनी हिंदुस्तान। हम हैं राजा दयाल सिंह और स्वागत करतनी अपर दूसर का वीडियो 1857 के इतिहास में। कल कल हम लोग पढ़ चुके थे 1857 के विद्रोह किस कारणवश चालू हुआ था, किन किन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था और किन किन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो हम उसको जानेंगे। जैसा कि नाना साहब ने कानपुर से, झांसी की रानी ने झांसी से, तात्या टोपे ने ग्वालियर और कानपुर से सैन्य नेतृत्व संभाला था। बख्त खां ने बहादुर शाह जफर की ओर से की तरफ से मोर्चा संभाला था और अंग्रेज़ों के सबसे कट्टर दुश्मन, जिस पर उसने लाखों रुपया का, लगभग 50 लाख रुपया का, 50,000 का इनाम भी घोषित किया था, फैज़ाबाद के यानी वर्तमान अयोध्या के मौलवी अहमद उल्लाह शाह को। हमने यहाँ तक पढ़ लिए थे। अब आज हम पढ़ेंगे कि अंग्रेज़ों ने किस कूटनीति चाल से इन विद्रोह का दमन किया। बिना समय गंवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक निवेदन रहेगा कि अगर आप वीडियो देखने में संकोच कर रहे हैं या आपको कठिनाई हो रही है, लंबा वीडियो बन रहा है, तो हम धीरे बोल रहे हैं, आप इसको 2 गुना या 1.5 गुना करके आप इसको रजाई में बैठकर भी अपने ईयरफोन से सुनकर उसका स्मरण कर सकते हैं, देख सकते हैं, कम क्वालिटी करके भी। ऐसे तो हम हाईएस्ट क्वालिटी पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने जो भी पढ़ा था उसका रिकॉल कर लिया। अब हम पढ़ते हैं कि विद्रोह का दमन कैसे करते हैं वो लोग। क्रांति के राष्ट्रव्यापी स्वरूप और भारतीयों में अंग्रेजी सरकार के प्रति बढ़ते आक्रोश को देखकर अंग्रेजी सरकार घबरा गई। क्रांति की विभीषिका को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने निर्ममता पूर्वक दमन की नीति अपनाई। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग, जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे कंपनी के, और ब्रिटिश भारत के प्रथम, जब महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 घोषणा किया, तो वो ब्रिटिश राज के प्रथम वायसराय थे। याद रखिएगा, अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय। लॉर्ड कैनिंग तत्कालीन उस समय गवर्नर जनरल थे, ने बाहर से अंग्रेजी सेनाएं मंगवाई। जनरल नील के नेतृत्व वाली सेना ने बनारस और इलाहाबाद में क्रांति को जिस प्रकार से कुचला, वह पूर्णतः अमानवीय था। ऐसी मानव के साथ होने वाली घटनाएं नहीं थी। मतलब एकदम कुचल दिया, एकदम तहस नहस कर दिया। क्रांतिकारियों को छोड़ जनसाधारण का कत्ल किया गया, गांवों को लूटा गया और निर्दोषों को भी फांसी दी गई। कमांडर इन चीफ जनरल अंसर ने रेजिमेंटों को आदेश देकर फिरोजपुर, जालंधर, फिल्लौर, अंबाला आदि में निर्ममता से लोगों की हत्या करवाई। सैनिक नियमों का उल्लंघन करने वाले कैदी सिपाहियों में से अनेकों को तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया गया। पंजाब में सिपाहियों को घेरकर जिंदा जला दिया गया। अंग्रेजों ने केवल अपनी सैन्य शक्ति के सहारे ही क्रांति का दमन नहीं किया, बल्कि उन्होंने प्रलोभन देकर बहादुर शाह को गिरफ्तार कर लिया, उसके पुत्रों की हत्या करवा दी, जो हमने पहले वीडियो में बोला था भी। सिखों और मद्रासी सैनिकों को अपने पक्ष में कर लिया। सिखों और मद्रासी सैनिकों को अपने पक्ष में कर लिया। इसको नोट कर लीजिएगा। वस्तुतः क्रांति के दमन में सिख रेजिमेंट ने यदि अंग्रेजी सरकार की सहायता न की होती, तो अंग्रेजी सरकार के लिए क्रांतिकारियों को रोक पाना टेढ़ी खीर साबित होती। क्रांति के दमन में अंग्रेजों को इसलिए भी सहायता मिली कि विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग समय में क्रांति ने जोर पकड़ा था। विद्रोहों को अंततः कुचल दिया गया था। ब्रिटिश सरकार ने एक लंबी एवं भयानक लड़ाई के पश्चात 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया। आपने सुना होगा कि 11 मई 1857 को सैनिक वहां पर गया। 12 मई 1857 को उन्होंने बहादुर शाह जफर को जबरदस्ती नेतृत्व संभालने के लिए कहा और 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर कब्जा भी कर लिया अंग्रेजों ने। जॉन निकोलसन, इस घेराबंदी का नेतृत्व करने वाला, बुरी तरह घायल हो गया और बाद में उसने दम भी तोड़ दिया। बहुत वीवीआई क्वेश्चन
कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में, वो कौन सा गवर्नर था या सैन्य नेतृत्व करता था अंग्रेज की तरफ से, जिसने दिल्ली में उसकी हत्या कर दी गई थी? तो निकोलसन। उसके बाद हडसन आता है जो दिल्ली का नेतृत्व संभालता है। तो दो लोगों ने दिल्ली का नेतृत्व संभाला था ब्रिटिश ओर से, एक था निकोलसन और दूसरा था हडसन। 1859 के अंत तक भारत पर ब्रिटिश सत्ता पुनः काबिज हो गई। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने देश में अत्यधिक लोगों, धन एवं हथियारों की आपूर्ति की तथा बाद में भारतीयों के दमन के माध्यम से इस पूरी लागत को वसूल भी लिया गया। अंग्रेजों को विद्रोह को दबाने में बहुत प्रयास करना पड़ा। बोलते कि धन से उन्होंने पूरा खर्चा किया, तो खाने पर, बंदूक पर, सारे पर खर्चा किया, लेकिन बाद में उन्होंने उसे टैक्स के रूप में वसूल लिया। विद्रोह, अब टॉपिक है सब टॉपिक, विद्रोह असफल क्यों हुआ? ये मेंस में लिखने के लिए भी आता है कि 1857 के विद्रोह के असफल होने का मुख्य कारण का वर्णन करें, विवेचना करें। सुनिए ध्यान से। क्रांतिकारियों ने जिस उद्देश्य से 1857 की क्रांति का सूत्रपात किया था, उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। उन्होंने सोचा था कि अंग्रेजों को बाहर खदेड़ कर भारत को स्वाधीन करा लेंगे। इस महान क्रांति की असफलता के अनेक कारण थे, उनमें से कुछ प्रमुख है, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय सहभागिता का अभाव। ये जो विद्रोह था ये मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश आदि इलाकों में ही सीमित था। पूरे भारत में न तो नॉर्थ ईस्ट और न तो साउथ भारत, न पश्चिम भारत में इस विद्रोह का कोई नामो निशान तक नहीं था। अखिल भारतीय सहभागिता का अभाव होना क्या था भाई इसके बारे में? तो विद्रोह एक क्षेत्र तक सीमित रहा, उसको लेकर अखिल भारतीय चेतना का अभाव था। देश के पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र न्यूनाधिक रूप से इसमें अप्रभावित रहे। संभवतः ऐसा इसलिए था कि इससे पूर्व के विद्रोहियों को बुरी तरह से कुचल दिया गया था। जो भी जनजातीय विद्रोह हुए थे वो 1857 से पहले उनको बड़ी बर्बरता पूर्वक कुचल दिया गया था, इसलिए लोग डरते थे, ये कारण था। दूसरा सब टॉपिक है कि सभी वर्गों का शामिल न होना। ध्यान रखिएगा, इस विद्रोह में केवल मजदूर, सैनिक और कृषक वर्ग ही शामिल थे। सेठ, साहूकार, जमींदार लोगों ने न तो समर्थन किया था, न ही विद्रोह से हाथ खींचे थे और तटस्थ रहे थे। एक वर्ड आता है एग्जाम में, तटस्थ रहे थे। सभी वर्गों का शामिल न होना। सुनिए, कुछ वर्गों ने विद्रोह में सहभागिता नहीं की, वस्तुतः इसके विरुद्ध कार्य किया। कुछ लोगों ने सहभागिता भी नहीं की और इसके विरुद्ध कार्य भी किया। बड़े जमींदारों एवं तालुकदारों ने इसमें भाग नहीं लिया। महाजनों एवं व्यापारियों ने विद्रोह का पूरी तरह शोषण किया। जो विद्रोही कर रहे थे उन्हीं का शोषण किया। बताइए, बारे भारतीय, क्योंकि ब्रिटिश संरक्षण में वे अधिक सुरक्षित महसूस करते थे। आधुनिक शिक्षित भारतीयों ने इस विद्रोह को पीछे लौटने के तौर पर देखा और उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन भारत को आधुनिक ओर से ले जाएगा। अधिकतर भारतीय शासकों ने विद्रोह में शामिल होने से मना कर दिया और प्रायः ब्रिटिश शासन की सक्रिय मदद की। पटियाला के शासक, सिंध एवं अन्य सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा, ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकर विद्रोह में शामिल नहीं हुए। थोड़ा सा नोट कर लीजिए, कहाँ? तो पटियाला शामिल नहीं हुआ इसमें, सिंध शामिल नहीं हुआ, सिख सरदार बहुत हद तक शामिल नहीं हुए, कश्मीर के महाराज जी शामिल नहीं हुए, ग्वालियर के सिंधिया जी शामिल नहीं हुए, इंदौर के होलकर जी शामिल नहीं। इनको जी लगाना भी मतलब क्या हम बोले, मन नहीं कर रहा है, शामिल ही नहीं हुए। पता है उस समय ही शामिल होता तो भारत आज़ाद हो जाता, फिर से चिड़िया सोने का बन जाता, लेकिन क्या करिएगा। अधिकतर दक्षिण भारत इससे अधिक प्रभावित नहीं हुआ। एक आकलन के अनुसार कुछ क्षेत्र का 1/4 और कुछ जनसंख्या का 1/10 से अधिक भाग इस विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था। इसीलिए कई इतिहासकारों का, ब्रिटिश इतिहासकारों का मत है कि अखिल भारतीय विद्रोह नहीं था और सैनिक विद्रोह भी नहीं था, बहुत लोगों का कहना है। लेकिन वीर सावरकर ने कहा था कि एक स्वतंत्रता संग्राम था और राष्ट्रीय स्तर का स्वतंत्रता संग्राम था। विद्रोह को औपनिवेशिक शासन के स्पष्ट समझ नहीं थी और न ही उनके पास भविष्योन्मुखी कार्यक्रम, एक सुसंगत विचारधारा, एक राजनीतिक परिदृश्य या एक सामाजिक विकल्प ही था। यह टॉपिक है एक संगठित एवं एक बद्ध विचारधारा का अभाव। होता है ना, एक लीडर होना, मजबूत लीडर। बहादुर शाह जफर तो
बिना मन का शामिल हो गया था। विद्रोहियों को औपनिवेशिक शासन की स्पष्ट समझ नहीं थी कि शासन का उतना कितना सैन्य बल है, क्या है, उनका समझ बिल्कुल नहीं थी। और न ही उनके पास भविष्योन्मुखी कार्यक्रम के कि अगर आज़ादी मिल भी जाएगी तो इसका शासन कैसे चलेगा, फिर मुगलों के हाथ ही चलेगा या स्वतंत्र गणतंत्र, ऐसे कोई परिकल्पना नहीं थी। इस सुसंगत विचारधारा एक राजनीतिक परिदृश्य, एक सामाजिक विकल्प ही था। विद्रोही अलग अलग समस्याओं में तत्कालीन राजनीतिक अवधारणाओं सहित विविध पहलुओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। भारतीयों के बीच एकता के अभाव को भारतीय इतिहास की इस चरण में शायद उपेक्षित नहीं किया जा सकता। भारत में अभी भी आधुनिक राष्ट्रवाद के बारे में लोग अनभिज्ञ थे। वस्तुतः 1857 के विद्रोह ने भारतीय लोगों को साथ लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक देश के संबंध होने की चेतना जागृत की। देखिए, हम पूरे बुक को हम बोर्ड पर भी पढ़ा सकते थे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब तक उनका लाइन बाय लाइन नहीं आप श्रवण करेंगे, जैसे एनसीईआरटी हुई, ये बुक हुआ स्पेक्ट्रम का, इसका लाइन बाय लाइन जब तक आप नहीं पढ़ेंगे और नहीं सुनेंगे, कान से नहीं दोहराएंगे, तब तक कोई फायदा नहीं। केवल समरी पढ़ लेना से किसी टीचर से इसका समाधान नहीं हो सकता। बहुत लोगों के लिए हो सकता है, बहुत ऐसे टीचर हैं। निश्चित समय की प्रतीक्षा न करना, ये भी था कि निश्चित समय की प्रतीक्षा न करना। 1857 क्रांति के देशव्यापी शुरुआत के लिए 31 मई 1857 का दिन निर्धारित किया गया था कि 31 मई 1857 को पूरे बल से एक मुट्ठी की तरह अचानक अटैक किया जाएगा पूरे अखिल भारतीय रूप से 31 मई। लेकिन उससे 20 दिन पहले 11 मई 10 मई को ही विद्रोह हो गया था अचानक। परंतु सैनिकों ने आक्रोश में आकर निश्चित समय से पूर्व 10 मई 1857 को ही विद्रोह कर दिया। सैनिकों की इस कार्यवाही के कारण क्रांति की योजना अधूरी रह गई। निश्चित समय का पालन न होने के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति की शुरुआत अलग अलग दिनों में हुई। इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं? इतिहास हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि बीते हुए गलतियों को हम फिर से न दोहराएं, दूसरे की गलतियों से सीखें। समय की कितना इम्पोर्टेंस होता है इस घटना से हमें मालूम पड़ता है। इससे अंग्रेजों क्रांतिकारियों को दमन करने में काफ़ी सहायता मिली। अनेक स्थानों पर तो 31 मई की प्रतीक्षा कर रहे सैनिकों के हथियार छीन लिए गए। यदि सभी क्षेत्रों में क्रांति का सूत्रपात एक साथ हुआ होता तो तस्वीर कुछ और ही होती। ये हमारा कहना है स्पेक्ट्रम के द्वारा। देसी राजाओं का देशद्रोही रुख, स्पेक्ट्रम में साफ लिखा हुआ है। स्पेक्ट्रम हम पढ़ रहे हैं कि देसी राजाओं का देश विरोधी रुख। किसी को लगता होगा क्या ये स्पेक्ट्रम है? तो जी, ये आपका स्पेक्ट्रम है ये, और पेज नंबर है 229। आप लाइन भी लाइन मिला भी सकते हैं। देसी राजाओं का देशद्रोही रुख। 1857 क्रांति का दमन करने में अनेक देसी राजाओं ने अंग्रेजों की खुलकर सहायता की। पटियाला, नाभा, जिंद, अफगानिस्तान और नेपाल के राजाओं ने अंग्रेजों को सैनिक सहायता के साथ साथ आर्थिक सहायता भी दी, नेपाल भी। इसीलिए कहा जाता है कि जब 1857 की क्रांति हो गई थी तो उसके पश्चात एक संगठन बनाया गया था जिसके तहत मध्य प्रांत के लोगों को शामिल नहीं किया गया था सैनिक में। गोरखाओं को शामिल किया गया था, पंजाबियों को माफ़ करिएगा, सिखों को शामिल किया गया था, लेकिन मध्य प्रांत के लोगों को शामिल नहीं किया गया था क्योंकि नेपाल ने सहायता की थी उनको दबाने में। देसी राजाओं की इस देशद्रोहितापूर्ण भूमिका ने क्रांतिकारियों का मनोबल तोड़ा और क्रांति के दमन के लिए अंग्रेजी सरकार को प्रोत्साहित किया। सांप्रदायिकता का खेल। 1857 क्रांति के दौरान अंग्रेजी सरकार हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने में तो सफलता प्राप्त नहीं कर सकी, परंतु आंशिक रूप से ही सही सांप्रदायिकता का खेल खेलने में सफल रही। इसीलिए डब्ल्यू टेलर और आउटरम ने कहा है कि ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिशों के विरुद्ध, ईसाइयों के विरुद्ध नहीं लिख रहा है, ब्रिटिशों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का एक षड्यंत्र था, वो लिख रहा है। सांप्रदायिक भावनाओं को उत्तेजित कर रही अंग्रेज सरकार ने सिख रेजिमेंट और मद्रास के सैनिकों को अपने पक्ष में कर लिया। मराठों, सिखों और गोरखाओं को बहादुर शाह के खिलाफ खड़ा कर दिया। उन्हें यह महसूस कराया कि बहादुर शाह के हाथों में फिर से सत्ता आने पर हिंदुओं और सिखों पर अत्याचार होगा। इसका मूल कारण था कि संपूर्ण भारत में अंग्रेजों की ओर से बादशाह के नाम झूठा फरमान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि लड़ाई में जीत मिलते ही प्रत्येक सिख का
वध कर दिया जाएगा। सैनिकों के साथ साथ जनसाधारण को भी गुमराह किया गया। इस स्थिति में क्रांति का असफल हो जाना निश्चित हो गया। जब देश के भीतर देशवासी ही पूर्ण सहयोग न दे तो कोई भी क्रांति सफलता प्राप्त नहीं कर सकती। जैसे जहाँ आप पढ़े होंगे कि जहांगीर ने भी एक सिख गुरु का हत्या कराया था और औरंगजेब ने भी एक सिख गुरु का हत्या कराया था, क्रमशः 7वें और 9वें गुरु का हत्या कराया था। तो वही सूचना फैला दी गई कि जैसे ही फिर से मुगल आएंगे भारत से सभी सिखों को क्या कर दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। ये अफवाह फैलाई गई। संपूर्ण देश में प्रसारित न होना। 1857 की क्रांति का प्रसार संपूर्ण भारत में नहीं हो सका था। संपूर्ण दक्षिणी भारत और पंजाब का अधिकांश हिस्सा तथा भारत के पूर्वी और पश्चिमी भाग इस क्रांति से अछूते रहे। यदि इन क्षेत्रों में क्रांति का विस्तार हुआ होता तो अंग्रेजों को अपनी शक्ति इधर भी लगानी पड़ती और वे पंजाब रेजिमेंट तथा मद्रास के सैनिकों को अपने पक्ष में करने में असफल रहते। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन क्षेत्रों में पूर्व में हुए विद्रोह को कंपनी में बर्बरतापूर्वक कुचल दिया। भाई डर तो रहता है ना, डर तो रहता है ना। स्वामी विवेकानंद एक महान व्यक्तित्व। शस्त्र का अभाव। क्रांति का सूत्रपात तो कर दिया गया किंतु आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण क्रांतिकारी आधुनिक शस्त्र का प्रबंधन करने में असफल रहे। कैसे होता? वो तो सैनिक थे जिनका उनके पास असला बारूद था वो तो खत्म हो रहे थे। उनके पास ना फैक्ट्री थी ना बनाने का टेक्निक मालूम था, बस वो विद्रोह कर दिए थे, समय का इंतजार नहीं किए थे। अंग्रेजी सेना ने तोपों और लंबी दूरी तक मार करने वाली बंदूकों का प्रयोग किया जबकि क्रांतिकारियों को तलवार और भालों का सहारा लेना पड़ा। कहाँ टिक पाता तोप के सामने तलवार। इसलिए क्रांति को कुचलने में अंग्रेजों को सफलता प्राप्त हुई। सहायक साधनों का अभाव। सत्ताधारी होने के कारण रेल, डाक, तार एवं परिवहन तथा संचार के अन्य सभी साधन अंग्रेजों के अधीन थे, इसलिए इन साधनों का उन्होंने पूरा उपयोग किया। दूसरी ओर भारतीय क्रांतियों के पास इन साधनों का पूर्ण अभाव था। क्रांतिकारी अपना संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक शीघ्र भेजने में असफल रहे। सूचना के अभाव के कारण क्रांतिकारी संगठित होकर अभियान की योजना बनाने तथा संचालन में असफल रहे। इसका पूरा फायदा अंग्रेजों को मिला और अलग अलग क्षेत्रों में क्रांति को क्रमशः कुचल दिया गया। कम्युनिकेशन का भी कोई साधन नहीं था। तार, जितने भी तार सिस्टम थे वो अंग्रेजों के पास थे। एकमात्र सूचना उन लोगों का था रोटी और कमल का फूल, जिससे वो लोग बोलते थे कि आप एक रोटी से ज़्यादा रोटी बनाकर अन्य गांव तक पहुंचाइए और उनसे कहिए कि वो अन्य रोटियां बनाकर उतने और उन अन्य लोगों को पहुंचाए। ऐसे ऐसे क्रांति फैलाई गई थी। बताइए कब तक चलता है ये सैनिक। लेकिन भाई हौसला मानना पड़ेगा, हौसला मानना पड़ेगा। वो युद्ध ही क्या जब सारा संसाधन हो और हम लड़ ले। युद्ध तो वो होता है जब लिमिट संसाधन में, सीमित संसाधन में हम लड़ें, अपना हौसला दिखाएं और जीत हासिल करें। सफलता पर में यही लागू होता है। आप भी सफल होइएगा, लिमिट संसाधन में सफल होइएगा। हमारे पास ना स्टैंड है वीडियो बनाने का, ना हमारे पास बोर्ड है वीडियो बनाने का, लेकिन हम लड़ रहे हैं, अपना संघर्ष जारी रख रहे हैं और एक दिन देखिएगा हम सफल होंगे ही होंगे, एकदम होंगे। अब हमारे साथ बने रहिए बस। सैनिक संख्या में अंतर। एक तो विद्रोह करने वाले भारतीय सैनिकों की संख्या वैसे ही कम थी। दूसरा, अंग्रेजी सरकार द्वारा बाहर से भी अतिरिक्त सैनिक मंगवा लिए गए थे। उस समय कंपनी के पास 96,000 सैनिक थे। इसके अतिरिक्त देशी रियासतों के सैनिकों से भी अंग्रेजों को सहयोग मिला। अंग्रेज सैनिकों को अच्छी सैनिक शिक्षा मिली थी और उनके पास आधुनिक अस्त्र थे, परंतु अपने परंपरागत हथियारों के साथ ही भारतीय क्रांतियों ने जिस संघर्ष क्षमता का परिचय दिया उससे कई स्थलों पर अंग्रेजों के दांत खट्टे हो गए। फिर भी अंततः सफलता अंग्रेजों के हाथ ही लगी। बताइए, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर शस्त्र अस्त्र लिखा है। एग्जाम में पूछता है कि शस्त्र किसे कहते हैं, फेंकने वाले को कहते हैं या हाथ में लेकर चलाने वाले को कहते हैं, या अस्त्र किसे कहते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कंपनी के पास उस समय 96,000 सैनिक थे। याद रखिएगा, एक बार हम फिर से सैनिक संख्या में अंतर को फिर से हम, क्योंकि बार बार पूछेगा ये।
एक तो विद्रोह करने वाले भारतीय सैनिकों की संख्या वैसे ही कम थी, दूसरा अंग्रेज सरकार द्वारा बाहर से भी अतिरिक्त सैनिक मंगवा लिए गए थे। उस समय कंपनी के पास 96,000 सैनिक थे। इसके अतिरिक्त देशी रियासतों के सैनिकों से भी अंग्रेजों को सहायता मिला। अंग्रेज सैनिकों को अच्छी सैनिक शिक्षा मिली थी और उनके पास आधुनिक शस्त्र अस्त्र थे, परंतु अपने परंपरागत हथियारों के साथ ही भारतीय क्रांतिकारियों ने जिस संघर्ष क्षमता का परिचय दिया उससे कई स्थलों पर अंग्रेजों के दांत खट्टे हो गए। फिर अंततः सफलता अंग्रेजों के हाथ ही लगी। हिंदू मुस्लिम एकता। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और बता देते हैं हम अपने बारे में। हम कई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं और हम भारतीय नौसेना में 2 से 3 बार, 2 बार भारतीय नौसेना में और 1 बार आता है कोस्ट गार्ड का, उसमें छट चुके हैं। 4 बार BSF का रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक एग्ज़ाम था, उसका मेंस भी हम क्लियर करके उसके बाद थोड़ा मेडिकल या आदि चीज़ों में हम थोड़ा सा छट चुके हैं। और अभी हम बीएड करके सीटेट पास हो गए, स्टेट पास हो के आपको हम अपना वचन दे रहे हैं। आप बने रहिए, हम पूरा बुक खत्म करेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 क्रांति में हिंदू और मुसलमानों ने एक साथ मिलकर भाग लिया। क्रांति का मसविदा तैयार करने से लेकर क्रांति के क्रियान्वयन तक दोनों संप्रदाय के लोगों ने एक दूसरे का पूरा साथ दिया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरोध में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच वैसी एकता फिर कभी दिखाई नहीं दे पड़ी, जिसका कारण यह था कि तब तक अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों को अलग करने हेतु फूट डालो और राज करो की नीति नहीं अपनाई थी। फूट डालो और राज करो की नीति नहीं अपनाई थी। एक बार इसको फिर से दोहराना चाहेंगे। 1857 क्रांति में हिंदुओं और मुसलमानों ने एक साथ मिलकर भाग लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। क्रांति का मसविदा तैयार करने से लेकर क्रांति क्रियान्वयन तक दोनों संप्रदाय के लोगों ने एक दूसरे का पूरा साथ दिया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच वैसी एकता फिर कभी दिखाई नहीं पड़ी, जिसका कारण यह था कि तब तक अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों को अलग करने हेतु फूट डालो और राज करो की नीति नहीं अपनाई थी। इस आंदोलन के बाद फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई और अंग्रेजों और हिंदुओं को मुसलमानों के विरुद्ध और मुसलमानों को हिंदुओं के विरुद्ध फूट डाला। कांग्रेस जैसी संस्था बनी, कांग्रेस जैसी सर्वधर्म संभव संस्था थी, लेकिन फिर आगे 1906 में 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग का गठन हुआ, जिससे ये विविधता का गंगा जमुना जो तहजीब था उसमें दरार पड़ने की कोशिश, फूट डालो राज करो की अंग्रेजों की ये एक गलत नीति पड़ी। हमारा मानना है कि अगर मुस्लिम लीग नहीं बना रहता तो भारत में जितना अभी द्वेष, या अभी नहीं है, अभी तो सारे लोग हम लोग हमारे बहुत सारे मित्र हैं और बहुत अच्छे हैं और भारत के लोग भारत के लिए ही जीते हैं, भारत के सभी लोग भारत के लिए ही जीते हैं। लेकिन चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों पक्ष विद्रोहियों एवं सिपाहियों ने एक दूसरे की भावनाओं का आदर किया। एक विशेष क्षेत्र में विद्रोह के सफल होने पर वहां तुरंत गाय को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हिंदू एवं मुसलमान दोनों पक्ष विद्रोहियों एवं सिपाहियों ने एक दूसरे की भावनाओं का आदर किया। एक विशेष क्षेत्र में विद्रोह के सफल होने पर वहां तुरंत गाय को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और यह प्रतिबंध किसने लगाया था? मुसलमानों ने लगाया था। वाह! नेतृत्व प्रदान करने वालों में हिंदू एवं मुस्लिम दोनों ही शामिल थे। अजमुल्ला खान, अजमुल्ला लिखा हुआ है लेकिन अजमुल्ला खान है। अजमुल्ला खान एक मुसलमान एवं दक्ष राजनीतिक प्रचारक नाना साहब के सहायक थे, जबकि रानी लक्ष्मीबाई एक हिंदू को अफगान सैनिकों का ठोस समर्थन प्राप्त था। इस संदर्भ में यह ध्यातव्य है कि विद्रोहियों द्वारा की गई घोषणाओं में धर्म या जाति के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाता था। उदाहरणार्थ अगस्त 1857 का आजमगढ़ घोषणा पत्र, ध्यान रखिएगा, आजमगढ़ घोषणा पत्र जिसका नाम था हिंदुस्तान। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा, मोहम्मद इकबाल का ये लाइन। आजमगढ़ घोषणा पत्र हिंदुस्तान के लोगों की बात करता है और बताता है कि अंग्रेजी हुकूमत ने हिंदू और मुसलमान दोनों क्या खो रहे थे। बहादुर शाह जफर के नाम से जारी इस घोषणा पत्र में किसी के धर्म पर विचार किए बिना लोगों की भलाई के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में साथ देने हेतु सभी से आह्वान किया जाता था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन कि हिंदुस्तान जो आजमगढ़ घोषणा पत्र था, हिंदुस्तान नाम था उसका, किसके नाम पर था? तो बहादुर शाह जफर के नाम से संचालित होता था। क्या उसमें उद्देश्य था
कि हिंदू धर्म पर विचार किए बिना लोगों की भलाई के लिए एक साथ आए और 1857 विद्रोह में शामिल हो। आजमगढ़ घोषणा पत्र ने यह इंगित करते हुए कि किस प्रकार अंग्रेजी शासन के अधीन प्रत्येक वर्ग के शोषण और पतन हो रहा था और अंग्रेजी हुकूमत से छुटकारा तथा बादशाही हुकूमत की पुनर्स्थापना से प्रत्येक वर्ग की किस प्रकार लाभान्वित होगा, अंग्रेजों से मुलाकात करने हेतु विभिन्न सामाजिक समूह, जमींदार, व्यापारी, लोक सेवक, दस्तकार, धार्मिक विद्वज्जनों यानी पंडित एवं फकीर एवं अन्य विदूषकों को एकजुट करने का आह्वान करते हुए अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों में कोई भेद नहीं किया गया। समग्र रूप से इसमें एकता और साझे लाभ पर बल दिया गया। यद्यपि विदेशियों को देश से बाहर खदेड़ दिया जाए, ताकि विदेशियों को देश से बाहर खदेड़ दिया जाए। हमेशा सेट में ये क्वेश्चन आता है कि 1857 के विद्रोह में हिंदू और मुसलमानों में एकता थी, गंभीर एकता थी या एकता नहीं थी, इनमें से एक से थी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा गंभीर एकता थी, अटूट एकता थी। विद्रोह की प्रकृति, नेचर ऑफ रिवोल्ट। 1857 के विद्रोह की प्रकृति पर विचार में विभिन्नता है। कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों के लिए यह मात्र सिपाही विद्रोह था। सर जॉन सिले के अनुसार यह पूरी तरह एक देशभक्ति रहित एवं स्वार्थी विद्रोही सिपाही विद्रोह था। क्या जी, मतलब बाज नहीं आएगा सब, सर हटाइए इसका। जॉन सिले के अनुसार यह पूरी तरह का देशभक्त रहित और स्वार्थी सिपाही विद्रोह था। क्या स्वार्थ था सिपाहियों का? जिसका न तो कोई अपना नेता था और न ही जिसे लोगों का समर्थन प्राप्त था कुछ हद तक। हालांकि यह इस घटना की संपूर्ण तस्वीर नहीं है, जैसा कि इसमें सिपाहियों के अलावा आम लोगों के विभिन्न वर्गों ने भी भागीदारी की। सिपाहियों का असंतोष इस विप्लव का एकमात्र कारण, विप्लव मतलब विद्रोह। 1857 में हुए इस विद्रोह के संपूर्ण घटनाक्रम पर सूक्ष्म दृष्टि डालने से स्पष्ट हो जाता है कि यह एक राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत स्वतंत्रता संग्राम था। परंतु कुछ अंग्रेज इतिहासकारों और उनके समर्थक भारतीय इतिहासकारों द्वारा इसे सैनिक विद्रोह अथवा गद्दर की संज्ञा प्रदान कर इसके महत्व को कम करने की कोशिश की जाती थी। ये पूरे देश का स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, एकमात्र एक गद्दर था, एकमात्र ये सैनिक विद्रोह था। ये जबकि पूर्णतः सत्य नहीं है, ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था। फ्रेड रॉबर्ट्स, एडवर्ड टॉमसन, जीटी गैरेट, सर जॉन सीले, इसका सर हटाइए, जॉन सीले, जेम्स आउट्रम, विलियम हावर्ड रसेल, जीबी मेलेसन आदि पाश्चात्य इतिहासकारों यानी यूरोपीय इतिहासकारों के साथ साथ रमेश चंद्र मजूमदार, भारतीय भी आ जाएंगे, रमेश चंद्र मजूमदार, थोड़ा सा इसको लाइन भी कर दीजिएगा, सुरेंद्र नाथ सेन, हरिप्रसाद चट्टोपाध्याय, पूरन चंद्र जोशी आदि भारतीय इतिहासकार 1857 विद्रोह को सैनिकों द्वारा छोटे स्तर पर किए गए विद्रोह के रूप में व्याख्यातित करते थे। बहुत बड़े बड़े एग्जाम में इसका देगा कि निम्नलिखित में से किन्होंने 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह नहीं माना था, उनमें से किसी एक का नाम भी दे सकता है। कि रमेश चंद्र मजूमदार का भी नाम दे सकता है, सुरेंद्र नाथ सेन का भी, हरिप्रसाद चट्टोपाध्याय का भी, पूरन चंद्र जोशी का भी, इन सब चारों का नाम दे सकता है। बहुत भी है ये, आप ध्यान रखिएगा, मैं भी इसको नोट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे भी TRE 4 एग्जाम है, उसमें पूछ सकता है, पूछेगा ही पूछेगा। इनका मानना है कि 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का सर्वथा अभाव था, लेकिन ये बोल रहे हैं तो सर्वथा अभाव था, है नहीं था। होता है ना इंग्लिश जब पढ़िएगा, ऑफ यू द फ्यू, क्या होता है, ऑफ यू फ्यू ऑफ यू द फ्यू, फ्यू ऑफ यू द फ्यू, तो वो फ्यू बोल रहे हैं। वो वर्ष 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह मात्र था। ये कोट दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। थोड़ा सा तिरछा दिखाई देता होगा, लेकिन हम पढ़ कर सुना देते हैं आपको। फ्रेड रॉबर्ट्स ने कहा था कि वर्ष 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह मात्र था। सर जॉन लॉरेंस, इसका भी सर हटाइए, जॉन लॉरेंस, 1857 घटना सिर्फ गाय की चर्बी से उत्पन्न सैनिक उत्पाद थी। बताइए। एडवर्ड टॉमसन और जीटी गैरेट कहता है कि 1857 विद्रोह को या तो सिपाही विद्रोह या अनधिकृत राजाओं या जमींदारों का अनियोजित प्रयत्न अथवा सीमित किसान विद्रोह कहा जा सकता है। 1857 विद्रोह स्वतंत्रता संघर्ष नहीं, धार्मिक युद्ध था। कौन है जी? विलियम हावर्ड रसेल बोल रहा है ये बात।
आरसी मजूमदार साहब हमारे मतलब ऑफिशियली इनको मतलब लिखने के लिए 1857 क्रांति को लिखने के लिए दिया गया था, लेकिन इन्होंने कुछ कारण से हट गए थे। 1857 विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। यह एक सैनिक विद्रोह से बढ़कर कुछ भी नहीं था। लेकिन हम आपको बता दें, यहाँ पर नहीं लिखा है कि 1857 के विद्रोह को ऑफिशियल जो राइटर थे वह एसएन सेन थे। कौन थे? एसएन सेन थे, जिन्होंने 1857 नामक पुस्तक भी लिखी है। 1857 नाम ही पुस्तक का। दूसरी ओर आते हैं अब, जो भारतीय समर्थक थे, जो बोलते थे, चाचा नेहरू थे, यानी कि दूसरी ओर पंडित जवाहरलाल नेहरू, विनायक दामोदर सावरकर, एसएन ए रिजवी, बेंजामिन डिज़रायली। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अंग्रेज बहुत कम थे जिन्होंने उदारता दिखाते हुए ये बोला था कि नहीं, ये संपूर्ण विद्रोह था। बेंजामिन डिज़रायली ने तो हाउस ऑफ कॉमन में खड़े होकर ब्रिटिश के सांसद ने बोल दिया था कि हे ब्रिटिश की सरकार, भारत में विद्रोह हुआ है, वहाँ कुचला जा रहा हुआ है, वहाँ राष्ट्रीय विद्रोह हुआ है। वो खड़े होकर बस सिर था वो। जस्टिस मैकार्थी, ये भी याद रखिए, जस्टिस मैकार्थी, जॉन ब्रूस नॉर्टन, विपिन चंद्र शायद पाल ही हैं, विपिन चंद्र पाल आदि जैसे इतिहासकारों ने 1857 विद्रोह को भारतीय स्वाधीनता संग्राम के प्रथम संघर्ष की संज्ञा दी है। बहुत वीवीआई। इनका मानना है कि वर्ष 1857 का आंदोलन जन विद्रोह से संबद्ध भारत में विदेशी आतताइयों, अत्याचारियों को निकालने के लिए उद्देश्य से संबंध एक संगठित और सुनिश्चित कार्यक्रम था। 1857 का संग्राम यदि सैनिक विद्रोह मात्र था तो उसमें सिर्फ सैनिकों ने ही भाग क्यों नहीं लिया? भारत के लोगों ने क्यों भाग लिया? सही बात है। मेरठ से उठी क्रांति की लहर ने 2 दिनों के भीतर दिल्ली को भी अपनी चपेट में ले लिया। कैसे? सैनिक तो वहां पर 200 से 300 थे। वस्तुतः विद्रोह में ग्रामीण और शहरी जनता सम्मिलित थी। हाँ, क्रांति की शुरुआत सैनिकों ने की थी। और पूछते कि 1857 विद्रोह किसने की थी, तो एक सैनिकों ने की थी। मंगल पांडे भी क्या थे? बैरकपुर के एक सैनिक ही थे। वर्ष 1857 के विप्लव में खुद मतलब गुस्सा हुए सिपाहियों के साथ साथ अंग्रेजों के अत्याचार से क्षुब्ध जनसाधारण ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया था। मतलब दुखी जनसाधारण ने भी भाग लिया था। इसलिए इसे मात्र सैनिक विद्रोह की संज्ञा देना युक्ति संगत नहीं है। यह सैनिक विद्रोह भी है, लेकिन यह एक जनसाधारण का भी विद्रोह है, यह भी कहना पड़ेगा। हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है। हम दिल से माफ करिए, पढ़ाने वाले हैं कौन और आप पढ़ने वाले कौन है? जो हम दिल से वाचन कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आपका रिवीजन हो रहा है, लग रहा है फ़ायदा होगा, तो अधिक से अधिक शेयर करिए। ना सब्सक्राइब करिए, ना लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। हम अपना कस्टमर, हाँ, हम अपना विद्यार्थी, हम अपना कस्टमर, हम अपना सब्सक्राइबर अपने बलबूते बना लें। बस आप शेयर कर दीजिए, जो आप नहीं करते हैं। डॉक्टर के दत्ता 1857 के विद्रोह को एक अवसर के तौर पर अभी तो थोड़ा सा सब्सक्राइब करिए, तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब करिए तो प्लीज़। डॉक्टर के दत्ता 1857 के विद्रोह को एक अवसर के तौर पर समझते हैं, जिसका कुछ असंतुष्ट राजाओं एवं भूमिपतियों ने लाभ उठाया। डॉक्टर दत्ता 1857 के विद्रोह को एक अवसर के तौर पर समझते हैं, जिसका कुछ असंतुष्ट राजाओं एवं भूमिपतियों ने लाभ उठाया, जिसके हित नवीन राजनीतिक व्यवस्था से प्रभावित हुए थे। इस कारक ने इसे कुछ क्षेत्रों में लोकप्रिय विद्रोह का संदर्भ प्रदान किया। यह विद्रोह कभी भी स्वरूप में अभी भारतीयों का विद्रोह नहीं था, लेकिन यह स्थानीय, सीमित एवं क्षीण रूप से संगठित था। इस आंदोलन विद्रोही के विभिन्न वर्गों के बीच संस्कृति एवं उद्देश्य की एकता का अभाव था। ये थोड़ा सा कम ही समझ में आया हुआ। चलिए, ये दे रहा है कि किन किन लोगों ने क्या क्या बोला था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि सन 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं, अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त भारतीय जनता का संगठित संग्राम था। जवाहरलाल नेहरू के बारे में नहीं पूछता है कभी किसने कहा था, ये पूछ सकता है। TRE 4 वाले नोट करें इसको कि सन 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं, अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त भारतीय जनता का संगठित संग्राम था। ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जस्टिस मैकार्थी जो ब्रिटिश थे, उन्होंने क्या कहा था कि 1857 का विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, अपितु यह भारतवासियों का अंग्रेजों के विरुद्ध धार्मिक सैनिक शक्तियों के साथ राष्ट्रीय अस्मिता की रक्षा के लिए लड़ा गया युद्ध था। जस्टिस मैकार्थी किस देश के निवासी थे, तो हम कमेंट बॉक्स में आप बताइए। विनायक दामोदर सावरकर
1857 का विद्रोह स्वधर्म और राजस्व के लिए लड़ा गया राष्ट्रीय संघर्ष था। मतलब क्या बोले, हर एग्जाम में अगर कुछ इस टॉपिक से अगर कुछ पूछता है तो सबसे ज़्यादा पूछता है कि सबसे पहले भारतीय 1857 क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था, तो वो वीर सावरकर साहब ने कहा था। 1857 का विद्रोह मुसलमानों का षड्यंत्र का परिणाम था, ये सर जेम्स आउड्रम ने कहा था। सर हटाइए इसका, आउड्रम ने कहा, जेम्स आउड्रम ने कहा था कि 1857 का विद्रोह मुसलमानों ने षड्यंत्र का परिणाम था। सर लगाइएगा आप, लेकिन अगर सर का काम करिएगा तभी आपको सर कहा जाएगा, नहीं तो यहाँ पर इस चैनल पर आउट, सर गायब, कासिर जेम्स आउट्रम हो जाएंगे। 1857 क्रांति भारत की पवित्र भूमि से विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का प्रयास थी। डॉक्टर सैयद अख्तर अब्बास रिजवी ने कहा था कि 1857 क्रांति भारत की पवित्र भूमि से विदेशी शासक को उखाड़ फेंकने का प्रयास थी। बस सैयद साहब बहुत बढ़िया, आप पे सर लगाते हैं। सर डॉक्टर सैयद अख्तर अब्बास रिजवी ने कहा था। 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्ति प्रयास था, ये कहा था बिपिन चंद्र पाल ने। ये भी आप बढ़िया ये लिख दीजिए, ये भी नहीं पूछा है कभी। 1857 विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्ति प्रयास था, ये कहा था बिपिन चंद्र जी ने। सभी भारतीयों का विद्रोह नहीं था, लेकिन यह किसने कहा था कि यह विद्रोह कभी भी स्वरूप में सभी भारतीयों का विद्रोह नहीं था, लेकिन यह स्थानीय सीमित और क्षण रूप से संगठित था। इस आंदोलन विद्रोह के विभिन्न वर्गों के बीच सशक्ति तथा उद्देश्य की एकता का अभाव था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध में, लिखिएगा, वीर सावरकर की पुस्तक है भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध, भारतीय स्वतंत्रता प्रथम युद्ध बुक है, वो किसने लिखा था, तो वीर सावरकर साहब ने लिखा था। मैं 1857 के विद्रोह के राष्ट्रीय स्वतंत्रता के सुनियोजित युद्ध के रूप में व्याख्या की। बहुतों ने कहा कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता का ये युद्ध था, लेकिन सुनियोजित प्रथम युद्ध कौन था पहला, तो वो वीर सावरकर ने कहा था 1857 के बारे में। डॉक्टर एस एन सेन ने अपनी पुस्तक, डॉक्टर एस एन सेन अभी जो बताया था कि आधिकारिक रूप से 1857 के राइटर कौन थे, तो एस एन सेन थे। इससे पहले मजूमदार को, आरसी मजूमदार को ये नियुक्ति किया गया था, लेकिन कुछ कारण से वो हट गए थे। और डॉक्टर एस एन सेन ने अपनी पुस्तक 1857 1857 नाम ही है 1857 उनका पुस्तक का, ये भी लिख लीजिएगा। 1857 के विद्रोह को धर्म के लिए शुरू किया गया युद्ध माना। धर्म के लिए शुद्ध, किस भारतीय ने 1857 के विद्रोह को धर्म के लिए शुरू किया गया युद्ध माना था, तो वो थे डॉक्टर एस एन सेन। ये आपको स्पेक्ट्रम जैसे पुस्तक में ही मिल सकती है, केवल एनसीईआरटी में भी तो बहुत शॉर्ट में ही लिखता है, सारा चीज़ थोड़े पूछ देता है। एनसीईआरटी आपका बेसिक है, बहुत बढ़िया बुक है, लेकिन डिटेल में अगर पढ़ना है तो स्पेक्ट्रम से बढ़िया बुक हमें तो नहीं मिली कभी। बहुत बढ़िया, वाह। जिस IAS IPS से पूछिएगा कि आधुनिक भारत के लिए क्या पढ़ें, तो सीधे बोलेगा स्पेक्ट्रम, सीधे बोलेगा, माफ करिए, बोलेंगे सीधे बोलेंगे वो लोग स्पेक्ट्रम। बहुत बढ़िया। डॉक्टर आरसी मजूमदार ने इससे न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय विप्लव माना था। बहुत बार ये पूछा है क्वेश्चन, आप भी जानते होंगे। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को न तो प्रथम न तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन माना है, तो वो थे आरसी मजूमदार। खिसियाए होंगे, इनको हटा के एस एन सेन को लिख दिया गया था, इसलिए बोले होंगे। जैसा कि देश का एक बड़ा हिस्सा इससे अप्रभावित रहा, लोगों के कई वर्गों ने इस विद्रोह में भाग नहीं लिया। मार्क्सवादी इतिहासकारों के अनुसार कार्ल मार्क्स के बारे में पूछा था, उन्होंने क्या किया था, शायद मिल जाए। मार्क्सवादी इतिहासकारों के अनुसार 1857 विद्रोह विदेशी और सामंतवादी व्यवस्था के विरुद्ध सैनिक के साथ संयुक्त लोकतांत्रिक संघर्ष था। ये कार्ल मार्क्स ने ही कहा था, उनका नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन हमने कहीं पढ़ा हुआ है, बहुत जगह पढ़ा हुआ है, शायद एनसीईआरटी में ही पढ़ा हुआ है कि 1857 विद्रोह विदेशी और सामंतवादी व्यवस्था के विरुद्ध सैनिक किसान का संयुक्त लोकतांत्रिक संघर्ष था। अरे भैया, वो हमारे प्रेरणा स्रोत हम देखते हैं तो इनमें हम में ऊर्जा का संचार हो जाता है, एक महान विभूति। हालांकि हमने इनको इसलिए रखा है, इनका मतलब कि हम आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं तो केवल हम दिखाई दे रहे हैं और हमें ऊर्जा का संचार नहीं हो रहा है, लेकिन जब हम स्वामी जी की तरफ देख रहे हैं तो हमें अद्भुत ऊर्जा का संचार हो रहा है। हालांकि इसलिए लगाएं, यह मत जांच के प्रकाश में कहीं ठहर नहीं जा पाता। जैसा कि विद्रोह के नेता स्वयं सामंती पृष्ठभूमि के ही थे,
क्या 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 मार्क्सवादी इतिहासकार के अनुसार 1857 विद्रोह विदेशी और सामंतवादी व्यवस्था के विरुद्ध सैनिक किसान का संयुक्त लोकतांत्रिक संघर्ष था। ये सही है। हालांकि यह मत जांच के प्रकाश में कहीं ठहर नहीं पाता। हालांकि विद्रोह के नेता स्वयं सामंती पृष्ठभूमि के थे। अच्छा, मतलब खुद सामंती पृष्ठभूमि के थे, यानी कि खुद जैसे झांसी की रानी भी तो एक सामंती मतलब रानी थी। सामंती यानी कि जिसके पास पैसा और शक्ति हो। नाना साहब भी तो थे, बहादुर शाह जफर भी तो थे, वो तो मुगल सम्राट ही थे। तो इसके लिए जांच में यह थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है। बेंजामिन डिज़रायली, बहुत बड़े क्वेश्चन। 1857 विद्रोह सचेत संयोग से उपजा राष्ट्रीय विद्रोह था। देखिए लिख लीजिए, मारिए मोहर इस पर, ये पूछेगा क्या निम्नलिखित किसने कहा था, किस ब्रिटिश ने कहा था कि 1857 का विद्रोह सचेत संयोग से उपजा राष्ट्रीय विद्रोह था। ये अचानक नहीं उपजा था, ये बहुत बढ़िया तरीका से उपजा था और ये पूर्णतः राष्ट्रीय विद्रोह था। ये बेंजामिन डिज़रायली साहब ने किया था। इनका सर लगाइए, सर महोदय महानतम बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था। 1857 विद्रोह सैनिक विद्रोह न होकर नागरिक विद्रोह था। जॉन ब्रूस नॉर्टन ने कहा था। ये कभी नहीं पूछा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस विद्रोह सैनिक विद्रोह न होकर नागरिक विद्रोह था। जॉन ब्रूस नॉर्टन। 1857 विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप सैनिक विद्रोह का ही था, किंतु बाद में इसने राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया था। बस अब एक ही लाइन है, आज कम रहेगा, उसके बाद कल पढ़ेंगे हम लोग विद्रोह के परिणाम। पहला दिन पढ़े थे विद्रोह कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, उसका प्रभाव क्या था, उसका प्रभाव हम कल पढ़ेंगे। वो क्यों, कारण, किस कारण से हुआ था, उससे पीछे क्या सैनिकों का ही योगदान था कि पूरे भारत के लोगों का योगदान, ये पढ़े थे। आज हमने पढ़ा इसके बारे में कि उसको कैसे दबाया गया और ये विद्रोह जब हुए थे तो इस विद्रोह को कौन कौन लोग कौन किस किस चश्मे से उसको देखें, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम पूछता है। और नेक्स्ट जो हमारा 3 वीडियो आएगा, इसके विद्रोह के परिणाम क्या हुए, बहुत इंपॉर्टेंट। पीसीएस और आईएएस के लिए तो मतलब क्या हम कहें, बहुत बढ़िया। पीसीएस आईएएस को पढ़ाने वाले हम कौन होते हैं, लेकिन हम ये बुक को पढ़ने वाले तो होते हैं। आप सुन लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि हम भी इसी मोटिवेशन के साथ बढ़ते रहें। गला सूख गया, 2 मिनट रुकिए, हम पानी पी लेते हैं। अब 10 मिनट बढ़ा, 10 सेकंड ऐसे बढ़ा दीजिएगा, क्या होता है। ऐसा है कि 10 सेकंड टैप करके बढ़ा दिए होंगे। ये वीडियो हम केवल अपने लिए बना रहे हैं कि पढ़ लिए, अब फिर बाद में उस दोगुना करके यूट्यूब पर देख लेंगे। आप नहीं भी देखिएगा तो कोई बात नहीं, आप देखिए तो और अच्छा है। 1857 विद्रोह को वर्गीकृत करना आसान नहीं है, जबकि कोई भी एलिया रीस, जिन्होंने माना है कि यह कट्टर धर्मवादियों द्वारा ईसाई के विरुद्ध युद्ध था, रीस, टी.आर. होम्स, जिन्होंने इसे सभ्यता और पाश्विकता के मध्य संघर्ष के रूप में देखा। टी.आर. होम्स ने कहा था कि ये असभ्यता के खिलाफ असभ्यता की एक युद्ध था। बताइए, उन्होंने इसे सभ्यता एवं पाश्विकता के मध्य संघर्ष के रूप में देखा था। टी.आर. होम्स ने, जैसे कुछ विचारों को सिरे से नकारा जा सकता है, यद्यपि कोई भी अभी तक इस स्वतंत्रता के युद्ध के तौर पर स्वीकार नहीं कर सका है। इसने राष्ट्रवाद एवं साम्राज्यवाद विरोधी भावनाओं का बीजारोपण किया, लेकिन एकल राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रवादिता की अवधारणा 1857 विद्रोह की देन नहीं थी। कहा जा सकता है इसने राष्ट्रवाद एवं साम्राज्यवाद विरोधी भावना का बीजारोपण किया, लेकिन एकल राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रवादिता की अवधारणा 1857 विद्रोह की देन नहीं थी। राष्ट्रीय और राष्ट्रीयता का भावना इससे जागृत नहीं हुआ था। पूछ सकता है कि क्या 1857 से विद्रोह से राष्ट्रीयता का भावना जागृत हुआ था, तो इसमें तो वो लिख रहा है कि नहीं, बाकी आपकी मन। एक बार और पढ़ देते हैं, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसने राष्ट्रवाद एवं साम्राज्यवाद विरोधी भावना का बीजारोपण किया था। ये साम्राज्यवाद और साम्राज्यवाद का विरोध कैसे किया जाता है, इसका तो बीजारोपण किया था, लेकिन एकल राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रवादिता की अवधारणा, यानी पूरे भारत में राष्ट्रवाद फैल जाए, इसका 1857 विद्रोह की देन नहीं थी। किसकी देन थी, आगे पढ़ेंगे। जब कांग्रेस का स्थापना हुई, धीरे धीरे पत्रिकाएं छपने लगी, देश की भावना जागृत हुई, गर्म दल के लोग आए, और ज़्यादा वृद्धि हुआ। महात्मा गांधी जी आए, जो त्याग की मूर्ति हैं, तब उनसे और आगे बढ़ा। सुभाष चंद्र बोस जैसे, भगत सिंह जैसे त्यागी मानव आए, महापुरुष आए, और बढ़ा।
कहा जा सकता है कि 1857 विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का भारतीयों का प्रथम महान प्रयास एवं संघर्ष था। स्वतंत्रता की भावना से उद्वेलित हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों का सम्मिलित होकर विदेशियों को अपने देश से निकालने का पहला प्रयास 1857 में ही था। भैया इसको नोट कर ला, ये ना पूछी नू अगर तो का कहीं बहुत पूछे क्वेश्चन। ये लाइन हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ इस अंग्रेजों को भगाने के लिए पहला एकमात्र संघर्ष था जिसमें हिंदू और मुसलमान एक साथ आए थे। इसलिए 1857 क्रांति को भारतीय स्वतंत्र संग्राम का प्रथम उद्घोष कहना स्वतः युक्ति संगत है। इसने ब्रिटिश शासन के प्रति स्थानीय विद्रोह की परंपरा को स्थापित किया, जिसने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन हेतु मार्ग प्रशस्त कर दिया। यहाँ तक इस विचार को कुछ इतिहासकारों ने संदेश के घेरे में खड़ा किया, जिनका मानना है कि 1857 के पूर्व के विद्रोह भी विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए समान रूप से गंभीर थे, लेकिन उन्हें 1857 के विद्रोह जैसा समर्थन नहीं मिला। हालांकि एस.बी. चौधरी ने पाया कि विद्रोह 1857 विदेशी शक्ति को चुनौती देने के लिए विभिन्न वर्गों के लोगों का पहला संयुक्त प्रयास था। किसने ये पूछ सकता है। एस.बी. चौधरी, पहली बार नाम सुन रहे हैं हम, दे सकता है। किसने माना था? एस.बी. चौधरी ने माना था कि विद्रोह 1857 विदेशी शक्ति को चुनौती देने के लिए विभिन्न वर्गों के लोगों का पहला संयुक्त प्रयास था। तरह धनी, मध्यम, कमजोर वर्ग ये मान रहे हैं कि संयुक्त प्रयास था। धनी यानी कानपुर के तात्या टोपे हो, या चाहे मान लीजिए कि नाना साहब हो, झांसी की रानी हो, बाबू वीर कौन से हो, तो धनी में नहीं थे। फिर मध्यम वर्ग भी शामिल हुआ था, किसान, निम्न वर्ग भी, मजदूर भी शामिल हुए थे। ये जो एस.बी. चौधरी साहब हैं, इनका कहना है कि सारे लोग का ये पहला प्रयास था। यह प्रयास कैसा लगा, आज 10 मिनट पहले इसका हम समापन करते हैं, और कल नए टॉपिक, कल इसी टॉपिक का नया सब टॉपिक विद्रोह के परिणाम। पहला दिन हमने पढ़ा था कि विद्रोह क्यों हुआ, कैसे हुआ। दूसरे दिन यानी आज हम पढ़े हैं, दूसरे वीडियो में पढ़े कि विद्रोह कैसे दबाया गया, किसका निकोलसन का मृत्यु हुआ, हडसन का मृत्यु हुआ। उसके बाद किन्होंने इस विद्रोह को किस किस चश्मे से देखा, और 1857 विद्रोह के आधिकारिक लेखक कौन थे, एसेंसेन थे। और इसके परिणाम के बारे में हम वीडियो 3 में पढ़ेंगे। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा? आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं यूट्यूब बुलेट से मैं राजा सिंह आपका हमेशा धन्यवाद अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय वीर कुंवर सिंह।